हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका लेक्चर नंबर 1। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो कि हमारा जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद जो हमारे देश का है, उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा चैप्टर का कंटेंट है। आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, आज के टारगेट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का भारत आना और सत्याग्रह का विचार उनके साथ आना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रोलेट एक्ट और रोलेट एक्ट के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पर सबसे पहले तो अगर आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये सोच रखा है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री तो सबसे बकवास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री तो दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखते ही बस नींद आती है, तो आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री ने कभी भी हमें ये बात नहीं कही कि हिस्ट्री क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का जो वर्ड है उसको ही आप समझिए। हिस्ट्री कहता है हाई स्टोरी। हिस्ट्री कहता है हाई स्टोरी, कि स्टोरी से दोस्ती करनी है, हमें स्टोरी से हेलो करना है। भैया आप सभी ने कभी बचपन में अपने पापा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, किसी ना किसी से तो स्टोरी सुनी होगी कि भाई वहां एक ऐसा राजा रहता था, एक वहां रानी रहती थी, राजा रानी मर गए, खत्म कहानी। ऐसी कहानियां सुनी होगी आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी इतनी दूर दूर चल करके हमारी स्वतंत्रता आंदोलन करे। आपने पता नहीं अनेकों कहानियां सुनी होगी। तो ये हिस्ट्री क्या बताता है? ये हिस्ट्री भी तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो बताता है वो स्टोरीज के बारे में ही तो बताता है। ये हमें स्टोरीज बताता है, हमारे वर्ल्ड की स्टोरी बताता है। ये हमें स्टोरी बताता है, हमारे नेशन की स्टोरी बताता है कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है और क्या क्या है, सब कुछ बताता है। हिस्ट्री का एक मतलब यह भी है कि हम हमारे इतिहास के बारे में जानते हैं, हमारे से जो पहले है, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे उन्होंने क्या समय देखा है। हम इस हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपनों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हमारे विश्व, जिस विश्व में हम लोग रह रहे हैं उस विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कोई आपसे आपकी बात बताए, जब कोई आपकी तारीफ करे, जब आपका गुणगान करे, तो मैं पूछना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको बुरा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या आपको नींद आएगी, क्या नहीं आएगी? तो जब नहीं आएगी तो ये सब कुछ आपके लिए ही तो है, ये सब कुछ आपकी ही तो बात हो रही है। नेशनलिज्म इन इंडिया किसका है? इंडिया हमारा है। इंडिया। नेशनलिज्म इन यूरोप, अब यूरोप तो हमारा नहीं पर वर्ल्ड का पार्ट है। वर्ल्ड किसका है? हमारा। हम एक स्टोरी की तरह, स्टोरी के फॉर्म में हम लोग पढ़ते जाएंगे। बोरिंगनेस हमें कहीं नहीं आनी है। हाँ, बट एक बात आप स्टार बना करके लिख लीजिएगा जीवन में। अगर आपने सोच ही लिया है, आपने विचार ही बना लिया है कि मुझे तो बस हिस्ट्री बोरिंग लगती है, मुझे तो हिस्ट्री को खोल करके ही नहीं देखना, तो फिर जीवन में आपका जो हिस्ट्री का भ्रम है कोई दूर नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री फिर आपकी कभी बोरिंग नहीं हो सकती। पर अगर आप लेक्चर दे करके हिस्ट्री से दोस्ती करना चाहते हैं, हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री की। और जो हिस्ट्री को लेकर के परसेप्शन है, ये सोच है, ये विचार है कि हिस्ट्री बोरिंग है, इसको बदलते हैं और हिस्ट्री से दोस्ती करते हैं। आइए अब देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि नेशनलिज्म इन इंडिया। सवाल उठता है कि सबसे पहली बात तो नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो देश है, हम उसे दूसरे देशों के बेहतर तुलना में हम चाहते हैं। एक हम जितने भी लोग यहां पे रहते हैं उन सब में एक अपनेपन का भाव कि हम सब एक हैं, वी आर वन, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी अलग नहीं, हम सब एक हैं। और हम सब मिलकर के हमारे जो नेशन है, हमारा नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी कि हमारा देश सबसे पहले, उस पर हम काम करेंगे। हमारा देश दूसरे सभी देशों से बेहतर हो, यही नेशनलिज्म है। पर सवाल उठता है कि ये जो नेशनलिज्म का भाव है, ये जो नेशनलिज्म की थिंकिंग है, ये जो नेशनलिज्म का थॉट है, ये आया कब भारत में? तो जो नेशनलिज्म का थॉट आया वो जब आया जब पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? कॉलोनियल रूल चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉलोनियल रूल चल रहा था। अब ये कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है? देखो, कॉलोनी बना करके, कॉलोनी बना लेना, ओके, कॉलोनी बना लेना। दूसरे देश के लोग आकर के किसी दूसरे देश पे जाकर के क्या कर रहे हैं? वहां पे रह रहे हैं, वहां पे राज कर रहे हैं, तो वो क्या है? उसे हम कहते हैं कॉलोनियल, कॉलोनी बनाना। तो अब आप कहोगे कि हाँ सर, हम समझ गए कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और क्या हुआ?
उन्होंने कॉलोनी बनाई और उस समय नेशनलिज्म की भावना हमारे मन में आई। बिल्कुल सही सोचा आपने। पर क्या आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिशर से पहले भी भारत में कोई आया था? बिल्कुल साहब आया था। यहाँ पे सबसे पहले जो आया 1498 में वास्को डा गामा आया, जो कौन था? पोर्टुगीज था। जो पोर्टुगीज था वो पुर्तगाल से होता हुआ, इधर से होता हुआ यहाँ भारत पहुंचा और यहाँ भारत पे कैलिकट एक जगह है, वहां पर जाकर के पहुंचा, उसका स्वागत हुआ और वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आता है। वो यहाँ पे आया, उसने ट्रेड करा और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स करने लगे। फिर डच आते हैं, डच जो नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। फ्रेंच आते हैं जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और फाइनली जो हमें कहानी पढ़नी है, जो हमें स्टोरी पढ़नी है, वो पढ़नी है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स का हमें एक जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को भी डिफीट कर दिया, ब्रिटिशर्स ने डच को भी डिफीट कर दिया और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को भी डिफीट कर दिया और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुले रास्ते छोड़ दिए। परंतु उन रास्तों पर एक जो रोक बनकर के खड़ा हो गया वो खुद ब्रिटिशर्स खड़े हो गए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ब्रिटिशर्स की जो कहानी है वो किस प्रकार से एक ट्रेड से लेकर के, वो इंडिया के एक ट्रेड से लेकर के हमें स्लेव तक बनाते हैं, हमें गुलाम तक बनाते हैं। इस कहानी को हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब कहानी को समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की हुई कि जब डच यहां पर आए, फ्रेंच यहां पर आए, पोर्टुगीज यहां पर आ गए, तो पूरे यूरोप में हो गया यार ये लोग कितना पैसा कमा करके ला रहे हैं। जब वास्को ड गामा यहां से जाता था ना, तो 3-3 कार्गो शिप्स भर करके ले जाता था, खूब वहां सामान बेचता और खूब पैसा कमाता था। बहुत अच्छा खासा व्यापार इनका चल रहा था। और आपको बता दो, जो टोबैको भी दिया है ना, हमें पोर्टुगीज ने दिया नहीं, पहले हमारे टोबैको नहीं था। तो अब एक्चुअली में हुआ क्या कि किस प्रकार से ये लोग आए, तो जब ये पूरा सब व्यापार कर रहे थे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था। तो 31 दिसंबर 1599 को 31 दिसंबर 1599 को एक मर्चेंट ग्रुप होता है। मर्चेंट कौन होते हैं? जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, मर्चेंट ग्रुप बोल दीजिए, ट्रेड ग्रुप आप बोल दीजिए, मतलब एक तरीके से हम अपनी भाषा में बात करें तो व्यापारी लोग हैं। उनका एक समुदाय था, एक ग्रुप था, तो ये वो मर्चेंट ग्रुप है। इस मर्चेंट ग्रुप के दिमाग में एक क्या हुआ, एक थोड़ी सी बत्ती गुल हुई और बोला यार अगर हम लोग इंडिया जाकर के व्यापार करें तो। दूसरे ने बोला यार बहुत बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा, फायदा ही फायदा में, तो हम जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। बोले बढ़िया बात है। तो व्यापार करने के लिए अब ऐसे कैसे जाएं? हमारे इंग्लैंड से तो परमिशन लेकर के जाए, हमारी रानी से तो परमिशन लेकर के जाए, एलिजाबेथ उस समय रानी थी, उनसे तो परमिशन के लेकर के जाएं कि क्वीन साहब मैम आप साइन कर दीजिए और हम लोग चले जाएं। तो ये जो मर्चेंट ग्रुप है ना, ये गया किसके पास? एलिजाबेथ के पास। 31 दिसंबर 1599 की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये गया क्वीन एलिजाबेथ के पास और कहता है मैम हम इंडिया जाकर के ट्रेड करना चाहते हैं और आप ये जो लेटर है, ये जो चार्टर जिसे हम लोग कहते हैं, इस चार्टर पे आप साइन कर दीजिए, जिससे कि हम इंडिया में जाकर के जो वहां के किंग है या क्वीन जो भी है वहां पे, उनको जाकर के हम दिखा सके और हम कह सके कि देखो हमें वहां के, हम ऑथराइज्ड पर्सन है, हम अच्छे लोग हैं और हमें वहां की सरकार, क्राउन ही तो सरकार है उस समय, क्राउन ही तो गवर्नमेंट है। तो उन्होंने साइन करके दिया। तो रानी बोलती है, बोले लेटर पे तो साइन कर दूंगी, इस चार्टर पे तो साइन कर दूंगी, बट कंपनी का क्या नाम होगा? तो ये जो कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम कहां जा रहे हैं? हम ईस्ट में जा रहे हैं, हम ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, कहां जाओगे? बोले इंडिया जाएंगे और एज अ कंपनी जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां का नाम रख देंगे। इस कंपनी का नाम क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, ये फिर क्या है, यहाँ पे इस पे चार्टर पे क्वीन एलिजाबेथ साइन कर देती है और ये कहां जाते हैं? ये इंडिया आ जाते हैं। जब ये बिगिनिंग में इंडिया आए हैं, जब ये शुरुआत में इंडिया आते हैं, तो ये इस विचारधारा से इंडिया नहीं आए कि हम लोगों को क्या है वहां जाकर के रूल करना है। वो सिर्फ और सिर्फ जिस विचारधारा से आए हैं वो विचारधारा थी ट्रेड। ठीक है, हम आगे समझते हैं। वो जिस विचारधारा से आए वो सिर्फ वो विचारधारा थी कि हमें ट्रेड करना है, हमें व्यापार करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बट हुआ क्या, जब ये 1600 में आ गए, भारत आ गए, व्यापार उन्होंने अपना जो ट्रेड है वो उन्होंने शुरू कर दिया, जो ट्रेड है वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ये थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करते हैं लोगों को। जब कंट्रोल करना शुरू करते हैं लोगों को, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है जो भी तक पढ़ा है, ये सिर्फ एक आपको लिंक जोड़ने के लिए, ठीक है ना, लिंक जोड़ने के लिए। आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको लिंक समझ में आना चाहिए कि भाई वो आए क्यों भारत में और कैसे आए, क्या उनसे पहले कोई आया था? तो पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच आए थे, तो आपको लिंक समझ में आया। बैटल ऑफ प्लासी होता है, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उसके बाद 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर।
ये जो दोनों वॉर्स हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतते क्या हुआ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शुरू कर दिया, यहां पे ट्रेड टू पॉलिटिक्स चली गई, ट्रेड टू पॉलिटिक्स चली गई, ठीक है। व्यापार से कहां चले गए, राजनीति पे चले गए। अब धंधा नहीं कर रहे हैं, अब राजनीति कर रहे हैं, अब कंट्रोल कर रहे हैं, बंगाल को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं, पूरा एक सरकार की तरह ये लोग क्या है यहाँ पे काम करने लगे। अब यहाँ पे जितना चिंता इंडियंस को नहीं हुई ना उस समय, उससे ज्यादा चिंता हो गई वहां की क्राउन को, वहां की क्राउन को, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको क्या हो गई, वहां पे चिंता हो गई, वहां पे चिंता हो गई। वो बोले कि यार अगर कल को ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रांग हो गई तो कल को हमको तो पूछेगी नहीं, क्राउन को तो कोई पूछेगा नहीं, तो इसलिए क्या करो, उन पे थोड़ा कंट्रोल लगाना शुरू करो। इसलिए 1773 से कुछ कानून आना शुरू होते हैं जिन्हें हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं, हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ये आना शुरू होते हैं। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है जिस पे क्राउन का मतलब जो इंग्लैंड में क्राउन बैठा है, जो सरकार बैठी है, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल होता है। धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म होता जाता है और कंट्रोल जो ज्यादा दबाव है वो किसका बढ़ता जाता है, इस क्राउन का बढ़ता जाता है। फिर 1857 में एक बहुत फेमस हमारे क्रांति होती है, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। और जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो इसके बाद फाइनली 1858 में, 1857 ही मान लीजिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई और अब जो डायरेक्ट रूल होगा वो किसका होगा, क्राउन का होगा। वहां से जो भी राज चलेगा वो किसका चलेगा, क्राउन का चलेगा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो ब्रिटिश रूल है भारत में, उस ब्रिटिश रूल को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रिटिश रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारा कब से चला है, 1602 लेकर के 1857 तक, और जो दूसरा वाला है क्राउन का जो रूल है, वो क्राउन का जो रूल हमारे देश में चला है वो चला है 1858 टू 1947, 1947, ठीक है। तो इतना लंबा ब्रिटिश रूल हमारे देश में चलता है और फिर फाइनली वो सुबह, वो दिन आता है जिस दिन का काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो था 15 अगस्त 1947। उस दिन से देश की जो भागदौड़ है वो हमारे हाथ में आ जाती है, देश की सत्ता हमारे हाथ में आ जाती है, और इस सत्ता को गवर्न करने के लिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है वो रिपब्लिक बन जाता है, वो रिपब्लिक बन जाता है। इस प्रकार से क्या है, ब्रिटिशर्स की कहानी शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, ट्रेडिंग के नाम पर आए और पॉलिटिक्स करने लगे, और जब यहाँ पे ट्रेडिंग से पॉलिटिक्स करने लगे तो हमसे ज्यादा चिंता किसको ही, क्राउन को ही, और क्राउन ने कंट्रोल करना, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर आगे खुद का क्राउन रूल करने लगा और फिर बाद में फाइनली हम उन्हें बाहर निकाल देते। अब जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में हुआ है। यहां जैसा आपको दिख रहा है कि जो मिलिट्री की आर्मी है वो जा रही है, ठीक है, और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल पावर और एक है एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश है वो देखते हैं। सेंट्रल पावर में है जर्मनी, ये रहा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी, ओके। ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में, जर्मनी के बारे में, पर्शिया के बारे में, जो जर्मनी है, इन सब के बारे में आप लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में और भी अच्छे से जान पाएंगे, ओके। टर्की के बारे में, ओके। फिर एलाइड पावर्स में कौन कौन है, फ्रांस है एलाइड पावर्स में, ओके, ब्रिटेन है, ये रहा यूनाइटेड किंगडम वाला ब्रिटेन, रशिया है, ये पूरा रशिया, और ये हमारा इटली, ये सब, और फाइनली 1917 में यूएसए भी से कनेक्ट करता है। तो फिर 1914 से लेकर के 1918 तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब आप ये बात कहोगे कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों ग्रुप्स में कहीं पर भी हमें इंडिया का नाम नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम नेशनलिज्म इन इंडिया में व्हाई वी डिस्कसिंग दैट, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। बिकॉज आप ये बात ध्यान रखिएगा, जहां जहां ब्रिटेन का नाम आ रहा है, ब्रिटेन के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, इंडिया का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखी है इंडिया को अपनी, तो इंडिया किसके कंट्रोल में है, ब्रिटेन के कंट्रोल में है। आज मुझे एक बात बताओ, अगर कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी फैसला लेगी, कोई भी डिसीजन लेगी, तो क्या उसमें इंडियन सिटीजन्स नहीं आ रहे हैं क्या? क्या कभी इंडियन सिटीजन्स नहीं आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं।
इंडियन सिटीजन्स आ रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फैसला लिया है, वो डिसीजन लिया है, वो इंडियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन का रूल भारत में है, गवर्नमेंट किसकी है, ब्रिटेन की है। तो जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट है तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ब्रिटेन के लिए तैयार हो गया कि हाँ ब्रिटेन से लड़ेंगे। ओके, तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया किसके साइड से पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके दो कारण है। एक तो कारण ये था कि चलो लड़ना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मैंने आपको बताया कॉलोनी है, तो वो इसी पर हमें फाइट करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये था कि जो उस समय के लीडर्स थे हमारे, उन्होंने सोचा ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हैं, और ब्रिटेन अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया तो खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो हमें क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अगर ब्रिटेन खुश हो गया तो हमें फ्री कर देगा, और फ्री कर देगा तो फिर तो मजे ही मजे है। तो वो सोचा मुगम्बो खुश होगा, तो मुगम्बो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। 1914 में से 18 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर चलता है, बहुत बुरी स्थिति भारत की हो जाती है, और ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी ब्रिटेन ना तो हमें फ्री करता है, बल्कि उसकी जगह क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हम पे टैक्स लगाता है, और भी जो हमारे देश के लोग हैं उनकी स्थिति खराब कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया में हम और अभी पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब उसने क्या है, जो पहला वॉर हुआ उसने भारत में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करी। इकोनॉमिक सिचुएशन किस प्रकार से क्रिएट करी वो देखिएगा आप। जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब देखो जब इंसान क्या है, वॉर लड़ने जा रहा है, तो वॉर लड़ने के लिए डांडिया लेकर के तो जाता नहीं है, उसे बड़ी बड़ी तो क्या है, मिसाइल्स चाहिए, तोप चाहिए, गन्स चाहिए, ज्यादा सोल्जर्स चाहिए, उनके खाने पीने के लिए सामान चाहिए, और चाहिए। इन सब में क्या लगता है, इन सब में लगता है मनी। अब इन सब में लगता है मनी। तो जब ब्रिटेन जीत गया तो उसने जर्मनी से काफी जो अपोजिट ग्रुप था उनसे काफी पैसा लिया, बट फिर भी और भी उनके तो शौक थे, वो बिल्कुल नवाबों वाले शौक थे, तो पैसे और चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, ये जो पैसा जो निकालने का जो खर्चा उठाया, उन्होंने सोचा कि हम इंडिया से करते हैं। बोले इंडिया से कैसे करेंगे, तो बोले एक काम करेंगे, इंडिया में हम क्या करेंगे, टैक्स को जो है वो बढ़ा देंगे। टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आज भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको सरकार को देना ही देना है। उस पर सरकार बता नहीं रही है आपको दोगे या नहीं दोगे, वो बोल रही है दो, हमें चाहिए, हमें टैक्स, तो टैक्स देना होता है। तो वो टैक्स जब बढ़ा दिया, पहली कंडीशन तो ये हो रही है कि लोगों के पास बिल्कुल फूड शॉर्टेज हो गई है, खाने को सामान नहीं है लोगों के पास, क्योंकि युद्ध से इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। और अब उन्होंने क्या है, जब टैक्स बढ़ा दिया तो और भी गुस्सा लोगों में आ गया। दूसरा एक कारण पॉलिटिकल में देख लीजिए, चाहे आप, एक फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी गई। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जबरन भर्ती। स्पेशली पंजाब का जो एरिया है, वहां से लोगों को जबरन फोर्सफुली बोला गया, आप मिलिट्री में आओ, ब्रिटेन मिलिट्री में आओ, और क्या करो, ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ो। हमारे हजारों लोग मर भी गए, और जब हजारों लोग हमारे मर गए, उसके बावजूद भी है ना, उन्होंने ना तो हमें आजाद करा, ना हमें कोई छूट दी, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें छूट, किसी भी प्रकार की कोई रियायत ब्रिटेन सरकार ने हमें नहीं दी, बल्कि हम पे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारा करा, ज्यादा शोषण हम पे करा, ज्यादा जुल्म हम पे ढाए, और बहुत बुरी स्थिति क्या है भारत की कर देता है। तो नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस हमें आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में देखने को मिलते हैं। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है, जो हमने ये तोप खरीदी है, बंदूक खरीदी है, गोले बारूद खरीदे, जो कुछ भी हमने खरीदा है उस पर भैया पैसा लगा है, खर्चा है। डिफेंस में जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा करना। डिफेंस मतलब मिलिट्री, आर्मी, इन पे जो खर्चा करा है, उस खर्चा करा है तो उसमें काफी इंक्रीज हो गया था। मैंने क्यों कि डांडिया लेकर के तो हमें जाना नहीं है, हमें बढ़िया वेपन्स लेकर के जाना है, और उस पर खर्चा होगा, और खर्चा कहां से निकलेगा, भारत से ही निकलेगा। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबल बिटवीन 1913 टू 1918। 1913 1918, 1913 से 1980 के बीच में हर चीज की जो प्राइस है वो डबल हो चुके थे, इंक्रीज हो चुके थे। क्यों? क्योंकि महंगाई हो चुकी थी, महंगाई हो चुकी थी, बिल्कुल इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो चुकी थी। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन जो राइज होती है ना, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन जिसे हम लोग महंगाई बोलते हैं, और अगर शुद्ध हिंदी में अगर आप बात करें तो मुद्रास्फीति हम इसे बोलते हैं, बट महंगाई हमारी आम भाषा में। इन्फ्लेशन का मतलब हम इतना सा सिर्फ समझते हैं कि किसी भी चीज की जो प्राइस है वो क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ये इन्फ्लेशन। पर ये इन्फ्लेशन राइज कब होती है, ये प्राइस बढ़ती कब है, जब हमारी जो डिमांड है ना, डिमांड तो हो ज्यादा और सप्लाई हो कम, ठीक है ना। डिमांड हो ज्यादा और सप्लाई हो कम तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि देश में 100 मास्क की जरूरत है, 100 मास्क,
ठीक है, अभी मास्क बहुत जरूरी है, कोरोना पीरियड टाइम चल रहा है, तो 100 मास्क की जरूरत है। पर मास्क जो है हमारे पास टोटल कितने हैं, 50 है। अब वैसे तो अगर मास्क जो मिलता है वो 10 रुपए में मिलता है, पर जब पता चला कि खरीदने वाले 100 हैं और मास्क 50 है, तो क्या होगा, इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएगी, एक मास्क की कीमत 40 रुपए कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास होगा वही खरीदो, वही खरीदो। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन होता है। तो अब यहां पे जो ज्यादा खर्चा है वो डिफेंस पे होने लगा, नॉर्मल चीजों पे जो है सप्लाई होना बंद हो गई, और उससे क्या हुआ, हर चीज में इंक्रीज होने लगा। The forced recruitment in rural areas caused widespread anger. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी गई, लोगों को जबरदस्ती बोला गया तुम मिलिट्री में भर्ती हो, चलो तुम्हें मिलिट्री, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ना है। और उस समय लोगों ने यह सोचा था कि अगर इंडिया ब्रिटेन की तरफ से फाइट करेगा, इंडिया अगर ब्रिटेन की तरफ से फाइट करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। बट ऐसा तो हुआ ही नहीं ना, फ्रीडम तो हमें मिली नहीं, बल्कि हमारी और भी स्थिति जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी और भी खराब कर दी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मिलिट्री की एक इमेज दिखाई है, इसमें वुमेन्स जो हैं, लेडीज या गर्ल्स जो हैं वो वॉक कर रही है, परेड जिसे हम लोग कह सकते हैं। इन 1918-19, 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब क्या हुआ कि जब क्रॉप्स है ना वो खराब होने लगी, और जब क्रॉप्स खराब होने लगे मतलब ये क्या शो कर रहा है कि सप्लाई कम हो रही है, और सप्लाई कम हो रही है मतलब डिमांड तो उतनी की उतनी है, और जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, ये इन्फ्लेशन को राइज करेगा। तो फूड शॉर्टेज होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण उस समय माना गया। तो अब फूड शॉर्टेज भी है, ब्रिटिशर्स भी हमें आजाद भी नहीं कर रहे, हमें पैसा भी नहीं दे रहे, और हमारी स्थिति और भी बुरी होती जा रही है, टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ एक एपिडेमिक भी आएगा, महामारी जैसे कोरोना वैसे महामारी भी उस समय हम फेस करेंगे। This was accompanied by an influenza epidemic, तो एपिडेमिक भी था उस समय। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of the famines at the epidemic। तो अगर 1921 की सेंसस हम लोग देखें तो आप सभी को पता है कि हर 10 साल में सेंसस होती है, एवरी आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 ईयर्स के बाद क्या सेंसस होती है। सेंसस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो काउंट आपकी पॉपुलेशन उसकी काउंटिंग करना है, कितने लोग हैं। जैसे कि अभी हमारे 125 to 130 करोड़ तक की जो पॉपुलेशन है वो है एज पर द सेंसस ऑफ 2011, अभी 2021 की बाकी है। तो 1921 की सेंसस के अनुसार यह था कि 12 to 13 मिलियन पीपल क्या हुए, अफेक्टेड हुए हैं, किससे, फेमाइंस, जो भी अकाल आया है, ये सूखा पड़ा जिससे कि फूड शॉर्टेज हुआ था वो, और एपिडेमिक के कारण। अब आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, अब लोगों में क्या है, गुस्सा है, एंगरनेस है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए लड़ाई भी लड़ ली और हमें आजाद भी नहीं करा, ये क्या बात हुई, हमारे पैसों पे लड़ाई लड़ी, हमें बिल्कुल भी फ्री नहीं करा, बहुत दिक्कत बात है, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, गुस्सा भी है, पर हिम्मत नहीं हो पा रही ब्रिटिश का सामना करने की। तो अब यहां पे जो जरूरत है वो किसकी है, एक लीडर की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो क्या कर सके, हमें रास्ता दिखा सके कि ये देखो इस रास्ते पे चलो, हमें क्या मिलेगी, आजादी मिल जाएगी। तो ऐसा ही लीडर, एक ऐसा ही हमारा सुपर हीरो उस समय आता है और भारत को आजाद करा करके ये आजादी की जो डोर है हमारे हाथ में सौंप देता है। नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। तो ये भारत आ जाते तो थे कहां पर इतने समय तक, ये उतने समय तक साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में ये स्टडी भी कर रहे थे। ये है महात्मा गांधी जी की बिल्कुल यंग वाली जो इमेज है ना, वो है। तो महात्मा गांधी बिल्कुल यंग थे, और यंग में तो आप देखिए बिल्कुल कॉट सूट वूट बिल्कुल अच्छे से हैं बापू। पर एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जिस इंसान के मन में देश के प्रति प्रेम हो, जिस इंसान के मन में देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जुनून होना, या उसका कुछ एक नेचर होता है कि वो कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कभी कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन देखेगा नहीं, तो बापू भी एक वैसे ही इंसान थे। ये अफ्रीका में भी थे। तो अफ्रीका में जो रेस के आधार पे, ठीक है, रेस क्या होता है, रंग के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर 1915 में भारत आए, जनवरी 1915 में भारत आए। अब जब भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल लीडर कहे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है। तो उन्होंने एक सजेस्ट करा कि आप पहले पूरे भारत का क्या करें, भ्रमण करें, पूरे भारत आप क्या घूमें, भारत की स्थितियों को समझें, भारत की जो डाइवर्सिटी है आप उसे समझने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद फरवरी 1916 में पहला अपना भाषण देते हैं
बापू, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU में महात्मा गांधी अपना पहला भाषण देते हैं। उस भाषण में उन्हें बुलाया गया, एज अ गेस्ट बुलाया गया, और वहां पे इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो भारत के हैं, उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो अफ्रीका में भी क्या है, आंदोलन करके क्या है। जब वहां पे जो बड़े बड़े लोग थे वो सभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोई अमीरों की बात कर रहा, कोई किसी, तो फिर वहां पर बापू ने खड़े होकर के बोला कि जब तक कोई हमारे लेबर्स की बात नहीं करेगा, जब तक कोई हमारे जो बैकवर्ड्स है उनकी कोई बात नहीं करेगा, तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल सकता है। तो बापू ने इसी जो यहाँ पे जो पहली मीटिंग हुई, और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और बापू पहले ही भाषण में क्या है, भारत के लोगों के दिल में बस गए। समझ गया उस दिन हिंदुस्तान का हर बंदा समझ गया कि यार आजादी तो यही दिलाएगा। जो हजारों उन अमीरों के बीच में खड़ा होकर के गरीबों की बात कर रहा है, ये आजादी तो यही दिलाएगा। इसके मन में है कुछ कर गुजरने का, इसके मन में है देश के लोगों को इन अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने का, पर बस और बस इस इंसान की शर्त एक थी, और शर्त इसकी ये था, नेचर कहिए, इनका प्रिंसिपल कहिए, इनके सिद्धांत कहिए, और सिद्धांत ये था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करनी हमें किसी के साथ, किसी को मार करके हम आजाद हो वो आजादी नहीं है, किसी का खून बहा करके हम जश्न मनाएं वो आजादी नहीं है। हम आजादी लेंगे, हम लड़ेंगे भी, हम संघर्ष भी करेंगे, पर वो अगर हम पे गोली चलाएंगे, हम उन्हें प्रेम का गीत सिखाएंगे, क्योंकि हम भारतवासी। नॉन वायलेंस का पूरी दुनिया को इन्होंने क्या है, एक मैसेज दे दिया। और अगर आपको पता हो तो हर 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। ये आइडियाज है, नॉन वायलेंस का आइडिया है। तो बोले सर नॉन वायलेंस का आइडिया, तो फिर सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह नाम पे डिपेंड करो। सत्याग्रह, सत्य मतलब क्या होता है? ट्रूथ। सत्य के बेसिस पे आप आग्रह करो, रिक्वेस्ट, वायलेंस नहीं करें ना, हम बिल्कुल प्यार से बात करें, ट्रूथ के बेसिस पे। और ये जो ट्रूथ है ना, यही हमें कहां है, ट्रायम्फ तक ले जाता है। ट्रायम्फ मतलब विनर, हमें जिताता है। और जो सत्याग्रह का आइडिया है बापू का, बापू ये कहते हैं कि अगर कोई भी, हम किसी भी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हमारी लड़ाई किसके, अनजस्ट बिहेवियर के खिलाफ है, अनजस्ट बिहेवियर के खिलाफ मतलब जो अन्याय कर रहा है कोई, उसके खिलाफ है। अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है, कोई हमें दबा रहा है, हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो अगर हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो हमें कोई फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनल पावर की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ मन में यह ठानना है कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम हमें चाहिए। तो बापू ने यह आइडिया दिया कि सत्य के बेसिस पे, ट्रुथ के बेसिस पे, नॉन वायलेंस के बेसिस पे हम लोग फ्रीडम पाएंगे। और ये चीज हम लोग देखते भी हैं कि बापू के जो विचार हैं वो अमर होते हैं, और 1947 को इनको क्या मिल जाता है, हमें फ्रीडम मिल जाता है। पर बहुत दुख की बात है, जिस इंसान ने पूरे भारत में घूम घूम करके एक एक लोगों को समझाया, हर समुदाय को, हर वर्ग को अपने साथ में लिया, हर कम्युनिटी को अपने साथ में लिया, आज कुछ लोग जिनका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जिनको शायद महात्मा गांधी का पूरा नाम भी नहीं पता होगा, वो लोग आज गांधी पर सवाल उठाते हैं कि गांधी ने कुछ गलत काम करे। आपने जिंदगी में क्या करा है? ये वो इंसान है जिसने इतने साल सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में बिता दिए, स्ट्रगल करा भारत के लिए, और जिस दिन भारत को आजादी मिली ना, उस दिन भी ये अपने सिद्धांत पे काम करा। बोले लड़ो मत, अपन सब एक भाई है, हिंदू मुसलमान सब भाई, लड़ो मत। चाहता तो ये भी कहीं बैठ करके आराम से आजादी का जश्न मना रहे होते, पर इन्होंने आजादी का जश्न नहीं मनाया। इन्होंने बोला कैसी आजादी, जिस आजादी का मैं इंतजार कर रहा था कि हम सब मिलजुल करके जश्न मनाएंगे, वो नहीं हो पाया। और ये सारी जो मिली भगत हम कह सकते हैं कि भैया हमें बांट करके गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ब्रिटिशर्स बस। और आज एक ऐसे इंसान पे लोग सवाल उठाते। आप सोचिए, आज जब कोई मूवमेंट होता है, जब आज कोई आंदोलन इस देश में होता है, तो सोशल मीडिया पर एक खबर पहुंच जाती है कि चलो दिल्ली। देखा होगा आपने बहुत सी बार, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप सोचिए उस समय जिस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था,
न्यूज़पेपर में आप अपने मनपसंद बात नहीं छाप सकते थे। हजारों लाखों जो लोग हैं एक दूसरे से नफरत करते थे, उस समय में उस दौर में ये इंसान पैदल चल चल के सबको जोड़ता गया है और सबको सिर्फ यही बात सिखाई, ये नॉन वायलेंस सत्याग्रह, नॉन वायलेंस सत्याग्रह। कितनी कम्युनिटीज को जोड़ा है, कितनी डाइवर्सिटी का जो देश उसको एक कर करके क्या है आजादी की बात इस इंसान ने करी है। तो ऐसे इंसान को हम सल्यूट करते हैं। और फिर यहां से 1960s से बापू का धीरे धीरे जो सफर है, पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, वो आगे बढ़ता जाएगा। The idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth and need to the search for the truth। ये जो पूरा है सत्याग्रह का जो आइडिया है वो पावर ऑफ ट्रूथ पे एम्फेसाइज करते हैं कि सच्चाई की शक्ति को जानो, सच्चाई बोलते रहो, सच्चाई को ही खोजते रहो, सच्चाई के पीछे ही जीवन बिता दो, तो ही क्या है सब कुछ सही होगा। ये बापू चरखा चला रहे हैं। और आपको अगर एक बात बताऊं, चरखे के पीछे भी दो रीजन है। जो महापुरुष होते हैं ना, जो बड़ी पर्सनैलिटियां होते हैं, वो कोई ऐसे कोई काम नहीं करते। इस चरखे के पीछे भी बापू के दो रीजन थे। पहला रीजन तो बापू का यह था कि हम लोग क्या बने, आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड बने हम सेल्फ एम्प्लॉयड बने, हम सेल्फ रिलायंट बने कि हमारे ऊपर, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमें कोई बाहर का सामान नहीं करना, स्वदेशी जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसकी बात बापू यहां करते हैं। दूसरा, आप सभी को पता होगा, उस दौर में हम आजादी की बात कर रहे हैं जिस दौर में एक और एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो था कास्ट बेसिस एक्सप्लॉयटेशन, जाति आधारित भेदभाव। उस समय आप इस जाति को तो आप यही काम करो, तो बापू ने बोला यहां पे जो लेबर डिफरेंस है उसे भी खत्म करो। बापू अपर कास्ट कहते, बोले मैं चरखा चला रहा हूं, चरखा कोई सी कास्ट का चलाता मुझे पता नहीं, अब सब चलाऊं, स्वदेशी की बात। तो यहां पर एक तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करने की बात बापू कर रहे हैं, और एक यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बापू बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की भी बापू बात कर रहे हैं, स्वदेशी की बात बापू कर रहे हैं। It suggested that physical force was not necessary to fight the oppression। फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं है कि आप अच्छी सी बॉडी वॉडी बनाओ, और फिर जो ऑपरेसर है, जो आप पे ऑपरेस कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको शोषण कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे लड़ने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की कभी भी जरूरत नहीं है। आज सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, और जो सत्याग्रह की बैटल है वो हम सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से जीत सकते हैं। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph। और जो ट्रूथ है वो कहां है, हमें ट्रायम्फ पे लेकर के जाएगा। महात्मा गांधी believed that this धर्म ऑफ नॉन वायलेंस could unite all Indians। और बापू का मानना था ये जो नॉन वायलेंस का आइडिया है ना, यही पूरे इंडियंस को, यही सभी इंडियंस को क्या है, एक कर सकता है, यही सभी को एक कर सकता है। नॉन वायलेंस का आइडिया ही पूरे भारत को एक कर सकता है। अब यहां से बापू के जो है शुरुआत हो जाएगी सत्याग्रह की, ठीक है। सत्याग्रह की जो है बापू की शुरुआत हो जाएगी, और सत्याग्रह की जो शुरुआत होती है वो होती है भारत की पवित्र भूमि बिहार से। पूरा भारत ही पवित्र है, बिहार तो बिहार से शुरू होती है। बिहार वो जगह है जहां पे राजेंद्र बाबू ने जन्म लिया है, बिहार वो जगह है जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और बिहार वो जगह है जहां से बापू सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। तो 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। इंस्पायर मतलब peasants, और peasants कौन है, फार्मर्स। फार्मर्स को इंस्पायर कर रहे हैं कि जो प्लांटेशन सिस्टम कर रहे हो, जो तुम ये सामान, जो चीज भी उगा रहे हो, जो चीज भी तुम लगा रहे हो, उस प्लांटेशन सिस्टम के जो तुम्हारे ऑपरेसिव, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे उस समय, कुछ बच ही नहीं रहा था, तो उसके अगेंस्ट में बापू ने बिहार के जो लेबर्स है उनके लिए, देखो बापू ने आंदोलन की भी शुरुआत किसके साथ करी, लेबर्स के साथ करी, फार्मर्स के साथ करी, ठीक है। एक होता है खतनी और करनी में बहुत अंतर होता है, कहना और करना, पर बापू वैसे नहीं थे। बापू ने जो कहा 1960 में, जो BHU में कहा, वही बात बापू यहां पे कर रहे हैं। अपने आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत कहां से करी है, लेबर से, फार्मर से करी। और ये जो मैंने आपको मैप दिखाया है, ये वैसे पूरा बिहार का मैप है, और आप यहां पे देखिएगा, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा चंपारण, ओके, यहां पे आपको देखने को मिलेगा चंपारण। 1970 ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और फिर वो खेरा डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, और वहां पे भी वो किसकी बात कर रहे हैं, पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। ये खेरा डिस्ट्रिक्ट है, कहां का, गुजरात का। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड आ प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, मैंने आपको बोला था एपिडेमिक है, महामारी है, प्लेग। द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, क्रॉप फेलियर हो गया था, हमने देखा क्रॉप फेलियर हो गया, तो अब क्रॉप फेलियर हो गया है, जब क्रॉप फेल्ड हो चुकी है,
तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कह दीजिए या आप सप्लाई कह दीजिए, प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम हो गया तो मार्केट में भी क्या हुआ, कम सामान गया, और जब मार्केट में कम सामान गया है तो जो फार्मर है उसे इनकम भी क्या हुई है, कम हुई। और जब इनकम ही कम हुई है तो फिर वो टैक्स कहां से दे पाएगा बच्चा, टैक्स कहां से दे पाएगा, तो टैक्स नहीं दे पाएगा तो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू का मतलब ही होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है, टैक्स जो है वो रेवेन्यू का पार्ट है, और रेवेन्यू में नॉन टैक्सेबल चीजें भी आती हैं, नॉन टैक्सेबल चीजें भी आती हैं, और रेवेन्यू में टैक्स भी आता है। टैक्स एक रेवेन्यू का पार्ट है, तो नॉट पे द रेवेन्यू, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, सरकार को पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो उसमें ये क्या है, कलेक्शन में रिलैक्स चाहते थे कि छूट दी जाए, क्योंकि क्रॉप खराब हो चुकी है तो हमें इनकम नहीं हो रही, और इनकम नहीं हो रही तो हम टैक्स नहीं पा रहे, इसलिए छूट दी जाए, तो उसके लिए भी बापू लड़ाई लड़ते हैं। In 1918 महात्मा गांधी went to अहमदाबाद to organize a सत्याग्रह मूवमेंट amongst the कॉटन मिल वर्कर्स। और अब यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए बापू क्या है, अहमदाबाद जाते हैं, ये रहा अहमदाबाद, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों आसपास में, तो इसमें आप ज्यादा मैप में ज्यादा वो टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने दोनों एक ही जगह दिखाइए। तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जाते हैं, पहले शुरुआत करी फार्मर्स के लिए और फिर बापू चले गए वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ओके। और एक बात कही जाती है कि अगर आप कभी किसी अमीर की मदद करोगे ना तो वो आपको हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में भूल जाए, पर अगर आपने कभी किसी गरीब की, कभी किसी ऐसे इंसान की मदद करी है जिसको सच में बहुत जरूरत है, वो जीवन भर क्या है आपको सर आंखों पर बिठा लेता है। यही बात थी, बापू फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, और बापू धीरे 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 पूरे भारतवासियों के जो दिल है वहाँ पर बैठ जाएंगे, और दिल पर राज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बापू का ही होगा। द रोलेट एक्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप हर चीज को स्टोरी की तरह समझते चलेगा, ठीक है, कंफ्यूजन हमारे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। 1914 से 1918 तक क्या हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली है और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा ब्रिटिशर्स का हो गया है, तो अब उस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या करा गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया। अब जो टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी गई थी, ओके, हमारी जो क्रॉप्स है वो फेल हो रही है, ये जो सभी कारण है, इन सब से क्या होता है, एक बहुत ज्यादा गुस्सा, एंगरनेस जो है वो किस में होती है, देश की जनता में होती है। तो भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत आक्रोश होता है, और मन तो करता है कि जितने भी अंग्रेज उस समय भारत में बैठे थे सभी को गोली मार मार के भगा दिया जाए। भगाए तो कहां, फिर वो भगवान के पास ही चले जाएंगे। तो परंतु फिर बापू की हमें रास्ता दिखाते बोले नहीं, नॉन वायलेंस हम लोग काम करेंगे। परंतु उस समय गुस्सा था, बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू हो गए कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ भी ली, जीत भी गए, फिर भी आप हमें आजाद नहीं कर रहे हो, और उसके बावजूद हमारा टैक्स और बढ़ाकर हम पे ही पूरी स्थिति कर रहे हो। जब ये बात होती है तो गुस्सा होता है, एंगरनेस होती है इंडियंस में, और जब ये एंगरनेस आती है तो उसी एंगरनेस को दबाने के लिए, उसे सप्रेस करने के लिए ये जो एक्ट है, ये रोलेट एक्ट लेकर आता है। और ये रोलेट एक्ट कौन लेकर के आता है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना महाशय, ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं, ये रोलेट एक्ट लेकर के आते हैं। इनका नाम है सिडनी रोलेट, ये लेकर के आए इसलिए इनका नाम रोलेट एक्ट, इसी एक्ट का नाम रख दिया गया, ओके। नहीं तो इसका जो सही नाम है इस एक्ट का, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, जो कब आया, 1919 में आया। 1919 में ये एक्ट लेकर के आते हैं, सिडनी रोलेट लेकर के आते हैं, ओके। आप लोगों को कभी गुस्सा तो आता होगा कि ऐसे इंसानों को तो पकड़ पकड़ के मारना चाहिए, पर हम मारेंगे नहीं, ठीक है, ये चले गए, खुद ही भगवान को प्यारे हो गए। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रोलेट एक्ट था क्या। इस रोलेट एक्ट में यह बात बोली गई थी कि जो भी पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का मूवमेंट करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात बोलेगा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी काम करेगा, उसको क्या होगा, 2 साल जेल के लिए 2 ईयर्स के लिए कहां डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी विथआउट ट्रायल। विथआउट ट्रायल का मतलब क्या था कि आपको हम कोर्ट में भी नहीं लेकर के जाएंगे जिससे ये साबित हो कि आप सही हो या गलत हो, आप चाहे सही क्यों ना हो, पर आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और ये क्यों लेकर के आए, क्योंकि ये जो गुस्सा है, और जो गुस्से के कारण कौन है, ये लोग हैं, इनका जो गलत काम है ना वो छुप जाए। पर भारत के लोग रुकने वाले नहीं थे।
भारतीय कभी रुकने वाले नहीं थे, कभी हारने वाले नहीं थे। 2 साल के लिए उन्हें क्या जेल में डालने का यह बात रखी गई। और इसी को जो बापू क्या कहते हैं, इसे ब्लैक लॉ कहते हैं, काला कानून बापू ने से कहा कि ये ब्लैक लॉ है। बापू ने इसे काला कानून क्यों कहा, बात को समझिएगा। काला कानून इसलिए बापू ने कहा कि बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील, ये बात बापू कहते हैं। बिना दलील का मतलब क्या होता है, हम किसी अपनी बात को रख नहीं सकते। अपील, ठीक है, विदाउट अपील, हम अपील नहीं कर सकते कोर्ट में। और विदाउट प्लीडर, ठीक है, वकील, लॉयर, हम बिना लॉयर के भी हैं, हम ना वकील कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमने प्रदर्शन करा तो हमें उठा करके क्या है 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे एक ब्लैक लॉ के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ गांधी जी आंदोलन चलाना चाहते हैं। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने की शक्ति गवर्नमेंट को दी गई इस कानून के द्वारा। अलाउ डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है पकड़ कर जेल में डाल देना, ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना ट्रायल के 2 साल के लिए आप क्या डिटेंशन कर सकते हो, मतलब जेल में डाल सकते हो। ये कानून आ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कानून आज देश में हो, आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो उस समय तो विरोध होना बिल्कुल लाजमी बात थी। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th April. तो बापू क्या चाहते हैं? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस पर जो सिविल डिसोबीडियंस हम मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं वो बाद में आएगा 1931 में, 30-31 में आएगा, तो वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ये नॉर्मली बताया गया नॉन वायलेंट, भैया हिंसा मत करो, और सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो सरकार जो भी बात बोले उसको डिसोबीडियंट करो। आप लोगों ने एप्लीकेशन तो लिखी होगी, उसमें आप लोग लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, है ना, ये वाली बात लिखते हो, मतलब आपका आज्ञाकारी हो। डिसोबीडियंस का मतलब आपका आज्ञाकारी नहीं हो, आपकी बात माननी नहीं। सिविल मतलब जो सरकार के जो भी कानून कुछ भी आएगा उसको हम डिसोबीडियंट करेंगे। तो एक ऐसी प्रकार से नॉन वायलेंट होते हुए बिना हिंसा करे हम सरकार की बातों को क्या करेंगे, विरोध हम लोग करेंगे। बापू ये कहते हैं 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो मेन जो सेंटर है ना रोलेट एक्ट का, ये सारा काम चलने वाला, ये जो सेंटर है इसका क्या है, इसका सेंटर है पंजाब। अब पंजाब में 2 बड़े लीडर थे, एक थे सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती। जब उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है ना तो पूरे पंजाब में बहुत गुस्सा होता है। फिर रैलीज होती है, हड़ताल चलती है, ठीक है, स्ट्राइक्स होती है, और वो स्ट्राइक से फिर बहुत ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स को भी देगी और हमें तो दे ही रही। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। ठीक है, रैली ऑर्गेनाइज करी गई काफी जगह पे, स्ट्राइक हड़ताल कर दी गई कि भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, रेलवे वर्कशॉप्स में कर दी गई, शॉप्स सारी बंद कर दी गई। Alarmed by the popular upsurge and scared that the lines of the communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalist। ठीक है, तो अब ये जगह क्या है कि भाई पूरे देश में सारी जो कम्युनिकेशन की लाइन्स है वो सब कुछ बंद हो चुकी थी, और तो अब जो ब्रिटिशर्स है वो क्या है और भी ज़्यादा एक्शन लेंगे। और बहुत जो सबसे दुखद घटना हम देखने को हम सुनते हैं, कौन सी, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, वो हमें देखने को मिलेगा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ठीक है, लोकल लीडर्स को क्या कर लिया गया है, पिकअप कर लिया गया अमृतसर से। मैंने क्या बोला, पंजाब क्या है, वहां का मेन सेंटर है जहां पर मूवमेंट चल रहा है, और महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on bank, post office and railway stations। और 10 अप्रैल को क्या होता है, अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन मतलब आप ये मान लीजिए एक बहुत अच्छी शांति से मीटिंग चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उस पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा है, गोली चलाई है। और जब उस पर गोली चलाई है तो लोगों में गुस्सा भड़क गया, लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस सब पे, रेलवे स्टेशन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया, और यहीं से क्या है एक जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। और जब यहाँ पर अटैक बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पे जब कंट्रोल, जो पुलिस का कंट्रोल है वो कम होने लग जाता है, तो एक इंसान ऐसा होता है जिसका नाम था जनरल डायर, और वो क्या कर देता है, मार्शल लॉ लगा देता है। मार्शल लॉ का मतलब है कि भैया पूरा का पूरा पावर किसके, मिलिट्री के हाथ में आ गया, पुलिस के हाथ में आ गया, और हमारे जो देश के भोली भाली जनता थी उसको बात समझ में नहीं आई, और वो सब क्या है जालियांवाला बाग में जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, और जनरल डायर ने क्या है कमांड संभाल ली। इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है जालियांवाला बाग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और सच में वो एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके सुन करके, जिसको पढ़ करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में जालियांवाला बाग सच में एक बहुत दुखदायी घटनाओं में से एक है। एक तो क्या सच में जब जालियांवाला बाग हम लोग पढ़ते हैं तब आंखों में आंसू आते हैं, और क्या जब एक पार्टीशन ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं सच में बहुत, सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप वो बताइएगा। हिस्ट्री अब अच्छी लगी या नहीं, हिस्ट्री से दोस्ती हुई या नहीं हुई वो भी बताइएगा। और आपके अपने चैनल लर्निज्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।